कैसे हैं आप लोग? पॉलिटी के पार्ट वन पार्ट टू के अंदर मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया था। अब बची है सुप्रीम कोर्ट और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के, वो सारे आज मैं आपको कवर करवा दूंगा। और इसके अलावा एक क्लास लगेगी जिसमें राजस्थान और इंडिया दोनों के आयोग में एक साथ करवाने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद आपकी राजस्थान पॉलिटी शुरू हो ही रही है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट है जो, जैसे भारत के अंदर तीन अंग है हमारे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका का जो सर्वोच्चतम सदन है एक तरीके से, वो कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। नीचे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हमारे हाई कोर्ट होते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, और एक तरीके से ये हमारे संविधान की रक्षक का भी कार्य करती है। इसका पहला आर्टिकल है 123 तक तो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब 124 में देखो, यहां तक सुप्रीम कोर्ट शुरू होती है, 124 से 147 तक चलेगी। 124 में क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट का गठन, कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल न्यायालय कहा जाता था। कब सर? ब्रिटिश शासनकाल में, जब अंग्रेजों के समय जो कौन सी कोर्ट हुआ करती थी, ये सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कोर्ट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई सर? 26 जनवरी 1950 को। वही फेडरल कोर्ट थी, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब होगा? 28 जनवरी 1950 को। और फर्स्ट सीजेआई किसको बनाया जाएगा? डॉक्टर हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया जो थे, इनको फर्स्ट सीजेआई बना दिया गया। ठीक है, तो तीन चीज समझ में आ गई। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950। फर्स्ट सीजेआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट का गठन क्लियर हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सर जज कितने होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में होती है जजों की संख्या 1 + 33। 34 जज होते हैं टोटल। कितने जज होते हैं? 34 जज। और ये संख्या अपडेट कर दी जाती है समय समय पर। लास्ट 2019 में अपडेट की थी इसको। और अभी कितनी है वर्तमान में? 1 + 33, मतलब 34 जज होते हैं मुख्य न्यायाधीश को मिला के। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 अन्य न्यायाधीश हो गए। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। पहली चीज क्लियर। 124 के पहले में ये चीज का प्रावधान है। 124 के दूसरे में, आर्टिकल 124 के 2 में क्या है सर? न्यायाधीशों की नियुक्ति। कि आपने ये तो बता दिया कि 1 + 33 होते हैं, लेकिन ये नियुक्त कैसे होंगे? इनको नियुक्त करने का काम करेंगे हमारे कौन? प्रेसिडेंट साहब, मतलब राष्ट्रपति। क्या सर राष्ट्रपति खुद की इच्छा से ही नियुक्त कर देंगे? तो फिर तो राजनीति मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल जाएगी। और अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से मिल जाए तो वो देश के लोगों के लिए, देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की गलत चीजों पे एक दूसरे को नहीं रोकेंगे। और भारत में शक्ति पृथक्करण के तहत यही तो व्यवस्था की गई है कि तीनों एक दूसरे पर अंकुश लगाकर रखे, तीनों में से कोई भी अपनी शक्तियों का मिसयूज ना कर सके। इसी कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी सहायता से करता है? तो उसमें आते हैं सर कोलोजियम, जिसको हम बोलते हैं। 5 जजों का एक समूह होता है, 1 + 4, जिसमें एक तो सीजेआई होता है और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, किनकी? इन 34 के 34 की। ये चीज ध्यान रखना। मतलब सर कोलेजियम होगा, जैसे कोई नए जज को अपॉइंट करना है तो उस समय का जो सीजीआई और उसके अलावा 4 वरिष्ठतम जज, वहां पर जो 4 वरिष्ठतम जज है उनको ले लेंगे। तो ये 5 जज मिलके बताएंगे, राष्ट्रपति को नाम सजेस्ट करेंगे और राष्ट्रपति को उसी को नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर मान लो सर नया सीजीआई बनाना है तो जो ओल्ड सीजीआई है और उसके अलावा 4 वरिष्ठतम जो जज है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, वो पांचों नाम सजेस्ट करेंगे कि किसको अगला सीजीआई बनाया जाए। इसका आधार क्या रखा जाता है? तो याद रखना, इसमें योग्यता को आधार नहीं रखा जाता। इस पर सुप्रीम कोर्ट में काफी बार बहस भी चली है। इसके लिए आधार रखा जाता है वरिष्ठता को। किसको रखा जाता है? वरिष्ठता को। जो मतलब जो जितना ज्यादा सीनियर जज होगा, जिसकी उम्र जितनी ज्यादा होगी, उसी बेसिस पर उसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो कोलोजियम हो गया कि भाई 5 तो एक सीजीआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का ग्रुप होता है। वो किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। और उसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। ठीक है, कार्यकाल, इनका कार्यकाल कब तक बना रहता है सर? 65 वर्ष की उम्र तक। कितने तक? 65 वर्ष तक। जब तक ये 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक इनका कार्यकाल बना रहता है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। उसके अलावा क्या है सर? 124 के 3 में इनकी योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहली चीज, भारत का नागरिक होगा। बिल्कुल सर। हाई कोर्ट के अंदर वो 5 साल बतौर जज के रूप में रहा हो, या फिर हाई कोर्ट के अंदर उसने 10 साल वकालत करी हो। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल की वकालत की हो। साथ में राष्ट्रपति की नजर में एक अच्छा विधिवेत्ता भी होना जरूरी है। ठीक है,
ये चीज भी क्लियर हो गई। उसके अलावा याद रखना 124 के साथ में ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बाद में भारत के अंदर किसी अन्य प्राधिकारी के अंडर काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपनी महिमा है। 65 वर्ष की उम्र तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हो और पूरी सारी की सारी अथॉरिटी आपके नीचे आती है। सुप्रीम कोर्ट के जज से तो सभी लोग डरते हैं, भले कोई नेता हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। सबसे खतरनाक पोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। तो उसके बाद इस पद की इतनी बड़ी गरिमा है कि इसके बाद इस पद से रिटायर होने के बाद आप किसी भी अथॉरिटी के अधीन कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 124 का एक सुप्रीम कोर्ट का गठन पे एक में ही क्या आएगी संख्या, कितनी संख्या होगी 1+33। नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा सर, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सहायता से करेगा सर, कोलेजियम की सहायता से। कोलेजियम में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। कौन कौन होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम अन्य न्यायाधीश। 4 अन्य न्यायाधीश हो गए, इन 5 की सलाह पर करेगा। आधार क्या रखेगा सर, वरिष्ठता का आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। योग्यताएं मैंने आपको बता दी, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 5 साल हाईकोर्ट में जज रहा हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या फिर हाईकोर्ट में वकालत करी हो, कितने साल, 10 साल तक। ये भी चीज क्लियर हो गई। 124 के 6 में क्या है, शपथ। इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है सर, राष्ट्रपति। तो किसके समक्ष शपथ लेते हैं ये, राष्ट्रपति के समक्ष। ये चीज भी आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो 125 में है इनके वेतन एवं भत्ते। अब जो इनका पैसा है ना, वो क्या होता है, संसद द्वारा तय किया जाता है कि इनको कितना पैसा दिया जाएगा, और इस संचित निधि पर भारित व्यय होता है। संचित निधि पर भारित व्यय। आप बोलोगे सर संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब क्या है। इसका मतलब यह कि जब भी हमारी सरकार कोई बजट में से कुछ खर्चा करती है ना, तो उसके लिए संसद में विनियोग विधेयक पारित होना पड़ता है। उसके लिए संसद से प्रॉपर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और जो जो चीज संचित निधि पर भारित व्यय में जाएगी उसके लिए संसद से अप्रूवल नहीं चाहिए, उनके लिए डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। तो यही कहलाता है संचित निधि पर भारित व्यय। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सीजेआई की सैलरी होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कितनी सर, 2,80,000, ठीक है, 2,80,000। अदर जजेस की अगर बात करूं जो 33 होते हैं उनकी कितनी होती है सर, 2.5 लाख, 2,50,000, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद क्या है सर, मैंने आपको एक चीज बोली, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं 1+33। अब सोचो ये तो हो गए सीजेआई, ये हो गए कौन, अदर जज, ठीक है। एक तो सीजीआई हो गया, ये अदर जज हो गए। अब इनमें क्या काम होता है, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है पूरे देश से बहुत सारे मुकदमे आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, तो इसके कारण क्या इन पर कार्यभार बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मान लो सीजीआई क्या करता है, अलग अलग जजेस की बेंच बैठाता है। जैसे ये 35 जज है, 34 जज है टोटल, तो 4 जजों को ये फैसला सुनाने को बोल दिया, एक सिंगल जज को इस चीज के बारे में फैसला सुनाने को बोल दिया, दूसरे जज को किसी और चीज के लिए 3 जजों की अलग खंडपीठ बना दी। तो इससे बेंच बनाई जाती है कि कोई इंपॉर्टेंट फैसला है उसके अंदर 4 जज बैठेंगे। हम पढ़ते हैं ना कि 4 जजों की बेंच ने ये वाला फैसला सुनाया इसकी अध्यक्षता वाली ने, ठीक है। तो वही चीज है कि अलग अलग जजों के ग्रुप को हो या सिंगल जज को अलग अलग फैसलों की कमांड दे दी जाती है कि आप ये वाला मैटर संभालो, आप ये वाला मैटर संभालो, आप ये वाला मैटर संभालो। इस तरीके से काम करती है। अब मान लो कभी सीजीआई अनुपस्थित है, तो सीजीआई की जगह कार्य कौन करेगा, तो उसी को बोला जाता है कार्यकारी न्यायाधीश। उस समय पर वो सीजीआई का कार्य करता है जब तक सीजीआई अनुपस्थित है। अगर सीजीआई अनुपस्थित है, याद रखना मैंने क्या बोला, अगर ये है जो सीजीआई ये अनुपस्थित है, तो अदर जज में से इनमें से ही जो वरिष्ठतम होगा वो किसका काम करेगा सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। मतलब इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, पहली चीज राष्ट्रपति। बुलाएंगे कहां से, वही सुप्रीम कोर्ट से ही इसकी नियुक्ति की जाती है। कब बुलाया जाता है, जब सीजीआई का पद रिक्त हो, जब सीजीआई अनुपस्थित हो, ठीक है। पहली चीज कार्यकारी न्यायाधीश हो गया। दूसरी चीज तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं सर, मान लो ये जो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, 34 जज, इनकी संख्या में कमी आ गई, ठीक है, इनके अंदर कोई जज अभी अनुपस्थित है। अब सुप्रीम कोर्ट के काम पेंडिंग नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट एक जिम्मेदार और जरूरी संस्था है। इस कारण क्या होगा आगे कि भाई इसमें 34 जज चाहिए कैसे भी करके, तो इन जजों के लिए नीचे से हम हाई कोर्ट से जज बुलाते हैं। तो इसके लिए इनकी नियुक्ति सीजीआई के द्वारा की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करेगा और हाईकोर्ट को, सभी हाईकोर्ट को बोलेगा, जिस हाईकोर्ट से इसकी इच्छा होगी इसमें से मुझे कोई एक जज चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट की भी अब अपनी गरिमा है। हाईकोर्ट अगर उसके पास काम ज्यादा है, हाईकोर्ट मना करना चाहे तो हाईकोर्ट मना कर सकता है कि हम जज नहीं भेज सकते। अब मान लो सारे के सारे हाईकोर्ट ने ही मना कर दी,
कि भाई हम जज नहीं भेजेंगे तो फिर किसकी नियुक्ति होगी? फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होगी कि वो कोई रिटायर जज है उसको लेकर आएंगे। अब ये रिटायर जज है, रिटायर जज को लेकर आएंगे कि आप तब तक सेवा दे दो, ठीक है? तो तब तक के लिए रिटायर जज को नियुक्त किया जाएगा, वही किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। रिटायर जज कहीं का भी हो सकता है, आइदर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्लियर? ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इसको कब बुला सकते हैं? वही एनी टाइम। समझ में आया आपको? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, बुलाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, कब? जब सीजेआई का पद अनुपस्थित हो, ठीक है? कार्यकारी न्यायाधीश तो किसके लिए नियुक्त होता है? सीजेआई के लिए, इसलिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बाकी के अदर की जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति को थोड़ी बुलाएंगे, वो सब की नियुक्ति कौन कर देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब, ठीक है? तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेगा? चीफ जस्टिस, ठीक है? तदर्थ न्यायाधीश कहां से बुलाते हैं? हम हाई कोर्ट से। कब बुलाते हैं? जब जजों की संख्या में कमी आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की गणपूर्ति कम होने पर, मतलब 34 से कम संख्या हुई तो इस समय पर हाई कोर्ट से हम किसी को बुला लेंगे, ठीक है? तदर्थ न्यायाधीश अगर हमें हाई कोर्ट से अवेलेबल ना हो तो हम कहां जाते हैं सर? रिटायर्ड जजों की तरफ, ठीक है? तो जो जो रिटायर्ड है, आइदर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं या किसके हो सकते हैं? हाई कोर्ट के। उनको और बुलाएंगे कहां से? वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये चीज हो गई। कब बुला सकते हैं? एनी टाइम, जब इच्छा हो, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर हुआ? क्लियर? 124 में तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अदर चीजें हो गई, ठीक है? 125 में याद रखना वेतन, वी, ठीक है? और 126 में के मतलब कार्यकारी न्यायाधीश, 127 में टी मतलब तदर्थ न्यायाधीश और एस मतलब 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया। और बी के टी एस, याद रखना ये लाइन, बी के टी एस। तो इससे 125 वेतन, 126 कार्यकारी न्यायाधीश, 127 तदर्थ न्यायाधीश और 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगला देखो कि सर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमने नियुक्त करना तो देख लिया, लेकिन इनको हटाया कब जाता है? तो किस केस में हटाएंगे? पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सर इनको कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो आधार तो है इसका कदाचार और अक्षमता, कैसे हटाएंगे सर? तो याद रखना, लोकसभा में 100 सांसद, राज्यसभा के 50 सांसद एक प्रस्ताव लिखकर लाएंगे, एक प्रस्ताव पर सिग्नेचर करके लाएंगे। वो किसको दिया जाएगा? राज्यसभा के अंदर सभापति को और लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष को। अब ये जांच करेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या ये चीज सच है, ठीक है? और उसके बाद में क्या होगा, अगर ये चीज इनको इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, कौन? सुप्रीम कोर्ट, वो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा की सभापति, दोनों ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद इसके लिए एक जांच कमेटी बैठी जाती है, ठीक है? किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। जांच कमेटी बैठेगी, उसमें कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस पे चल रहा है तो अन्य जो अदर जस्टिस है उसको ले लेंगे। हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस को लेंगे और साथ में प्रख्यात न्यायविद को लिया जाता है, ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है, इन तीनों को लिया जाता है। आरोप अगर सही प्रूव होते हैं, हाँ, आरोप अगर सही प्रूव होते हैं तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसको पारित करा लिया जाता है। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि टोटल संख्या, जैसे लोकसभा की अभी कितनी है? 543, तो उसके 50% हो। साथ में रिक्वायरमेंट क्या है? अरे एक तो कुल का 50%, ये तो है ही, ठीक है? साथ में क्या है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, जो वहां पे उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और साथ में ही कुल के 50% से मिनिमम ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? और अगर जितने सदस्य उपस्थित है उसके बेसिस पे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। और दोनों सदनों से इस विशेष बहुमत से अगर बिल पास होता है तभी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। कौन हटा रहा है? राष्ट्रपति हटाएगा अंत में, ठीक है? ये चीज भी आपको याद रखना। तो कौन हटाएगा इनको अंत में? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात आ गई, ठीक है सर। 139-29 देखो, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है ना, वो नजीर की तरह काम करते हैं। नजीर मतलब सर्वे सर्वा डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो किसी भी चीज पर अगर कोई सजा सुना दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बच्चा इस क्लास को अधूरी छोड़ के जाएगा तो उसको 6 महीने की जेल होगी। उसके बाद अगर वो केस हाई कोर्ट में चल जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल जाए, उस पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा वो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस में 6 महीने की सजा सुनाई थी, तो उसी बेसिस का हवाला देते हुए आपको भी 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं ना, वो एक तरीके से लॉ की तरह काम करते हैं, कानून की तरह काम करते हैं, नियम की तरह काम करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लोअर कोर्ट के लिए डायरेक्टली एक तरीके से वो एक रेफरेंस हो जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, इसका मतलब ऐसे मुद्दों पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल की सजा सुप्रीम कोर्ट जो सजा सुना रहा है,
बिना मतलब के, बिना मतलब बहस किए वो डायरेक्ट सजा सुना देनी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इसके निर्णय निचली अदालतों के लिए एक तरीके से प्रूफ का काम करते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना कर दे, सुप्रीम कोर्ट किसी को समन बोल सकता है, भेज सकता है कि आओ पहले इस चीज के प्रूफ दो, ये चीज बताओ। सुप्रीम कोर्ट की अगर अवमानना कोई भी करता है भारत में, तो ये उसको सीधा दंड देता है, उसको उठा के कहां पटक देगा सर? जेल के अंदर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कभी भी अवमानना कोर्ट की आप नहीं कर सकते। ठीक है, भले आप कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जी रहे हो, कितनी ही किसी चीज में जी रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का किसका रक्षक है? हमारे संविधान का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए तो वकीलों से सब लोग डरते हैं। ठीक है, उसके बाद 130 में यह कि सर सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां है सर भारत में? दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति चाहे इसको चेंज भी करा सकता है, ठीक है, कि भाई साथ में अदर जगह भी, मेन तो सुप्रीम कोर्ट की मेन पीठ तो कहां हो गई सर? दिल्ली में। लेकिन आप सोचो, ये भारत है, कल को यहाँ पे केरला का कोई व्यक्ति है, उसको न्याय चाहिए, उसके हाई कोर्ट से कोई गलत डिसीजन आया, तो वो इतनी दूर आना पड़ता है उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे भी आके उसको कौन सी तारीख मिल जाएगी? तो आप क्या कर सकते थे सर कि ये जो 34 जज है, 34 की जगह आप कितने बढ़ा दो? 50 कर दो। 10 जजों को आप यहां पर बिठा दो किसी भी बड़ी सिटी में, लाइक बेंगलोर में आपने बिठा दिया कितने जजों को? 10 जजों को। 34 तो यहां रह जाएंगे, 10 यहां रह जाएंगे। साथ में एक नॉर्थ ईस्ट में बिठा दो आप 4-5 को, 4 जजों को आप नॉर्थ ईस्ट में बिठा दो। यहां पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो 4 जजों को आप यहां भी बिठा सकते हो ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोग इधर की साइड आ सके, इधर कलकत्ता में बिठा दो कहीं भी। तो इस वजह से उन लोगों को न्याय की जो उपलब्धता है वो ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन भारत में अभी कोई भी खंडपीठ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कहां है? केवल दिल्ली में। और सारे जज कहां बैठते हैं? दिल्ली के अंदर। ये चीज आपको क्लियर हुई? उसके बाद देखो सर, मूल अधिकारिता। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिनके लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाओगे, जिनके लिए हाई कोर्ट नहीं जाओगे, उनके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। कौन से निर्णय सर? दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया, राजस्थान और गुजरात के बीच में अगर विवाद होता है तो राजस्थान की हाईकोर्ट का फैसला थोड़ी चलेगा, गुजरात बोलेगा हमारी हाईकोर्ट ये फैसला दे रही है। इसीलिए ऐसे मामले कहां जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सेंटर वर्सेज स्टेट, केंद्र वर्सेज राज्य का अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो मुद्दा भी कहां जाता है? सीधा संसद में। ठीक है, और उसके अलावा एक कंडीशन और बना दी कि सेंटर वर्सेज स्टेट, की केंद्र वर्सेज कोई राज्य है वर्सेज अन्य राज्य। ऐसी कंडीशन में भी मामला कहां जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये चीज याद रखनी है, इसलिए इसको मूल अधिकारिता बोलता है कि ये डिसीजन सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाने लायक है। ठीक है, कोई छोटा मोटा डिसीजन तो है नहीं कि दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई हो, उसको हम सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, नहीं ले जा सकते। लेकिन ये ऐसे जो मामले हैं कि दो राज्यों के बीच में मामला हो गया, केंद्र वर्सेज राज्य के बीच में हुआ, केंद्र और कुछ राज्यों के अलावा उस उन दोनों का मिलकर किसी अन्य राज्य से हो गया, तो ऐसे जो मामला होते हैं उनके लिए डायरेक्टली कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा आर्टिकल 32 में 5 टाइप की रिट है, आपने पढ़ी थी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और वो सारी चीज। अब इसको तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, बंदी का पति परमेश्वर उसका अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उसके अलावा प्रतिषेध हो गया, पति परमेश्वर से परमादेश हो गया, उसका से उत्प्रेक्षण हो गया, और अधिकार से अधिकार प्रच्छा हो गया। तो ये पांचों प्रकार की रिट थी जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट के समय पांचों प्रकार की रिट पढ़ाई है। तो इन रिट का भी अधिकार, रिट का अधिकार क्या है? परमादेश। जैसे अगर मान लो किसी जगह गवर्नमेंट उसमें मेरी फाइल अटक रही है और मैं सुप्रीम कोर्ट से ले आया, रिट दायर कर दी मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने परमादेश दे दिया कि इसके काम को 2 दिन में करके दो, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, उन्हें 2 दिन में ये करना ही पड़ेगा। अभी हुआ तो था, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से चंदे की सारी लिस्ट मांगी थी आरबीआई से कि भाई जो जिन जिन पार्टियों का जितना चंदा आया ना वो हमें दो। आरबीआई ने कहा कि ये सर ये प्राइवेसी का मामला है, वो मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर आरबीआई ने कहा कि सर इसमें 6 महीने लग सकते हैं, कि तुमने हमें पागल समझा है? 6 महीने, अगले ही दिन मुझे रिपोर्ट चाहिए। और पता है आपको, आरबीआई को अगले ही दिन रिपोर्ट देनी पड़ी थी उनकी कि पार्टियों का कितना चंदा जमा हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट की पावर, समझ में आया? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 टाइप की रिट दायर करने का ये विशेष अधिकार होता है। ठीक है, इसके अंदर 5 टाइप की रिट दायर कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा जो भी मामला होगा ना, तो उसमें ये 5 टाइप की रिट के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? आर्टिकल 32 के अंदर। 132 क्या है? ये क्लियर हुआ है ना यहां तक? 131 तक। 132 में देखो, सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय क्षेत्राधिकार है, मतलब कोई भी मुद्दा जिसके अंदर आप पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां से आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपने कहा कि यार यहां पे मुझे न्याय नहीं मिला, आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में भी आपको लगा कि यार इन्होंने भी गलत डिसीजन सुना है, आप उसके खिलाफ कहां जाओगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया,
सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो डिसीजन फाइनल होता है, वो निर्णय अंतिम होता है, उसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। यही कारण है सब लोगों का सुप्रीम कोर्ट से डरने का, क्योंकि हाई कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे कि सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं तुमको। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया तो भाई साहब आप जाओगे किसके पास? इसका निर्णय तो अंतिम निर्णय है, ठीक है। तो संवैधानिक, अब इसके अंदर अपीलीय विशेष अधिकार आता है कि निचली अदालतों के खिलाफ अपील ऊपर की अदालतों में की जा सकती है, और हाईएस्ट अपील कहां की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के मामलों की अपील जाएगी ऊपर कि आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, तो पहले आप नीचे की अदालत में गए, फिर उससे ऊपर की में, फिर ऊपर की में, ठीक है। तो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओ। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई लड़कियां तो बैठ के पढ़ेंगी और लड़कों को पंखे पे उल्टा लटक के पढ़ना पड़ेगा। अब आप मेरे खिलाफ जाओगे अपील करने, तो कहां जाओगे? हाईकोर्ट ने बोला कि सर ने सही बोला है, तो उस हाईकोर्ट के खिलाफ आप अपील कहां करोगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा मामला है, ये संविधान से जुड़ा मामला है। तो वो वाली चीज हो गई 132 के अंदर। क्लियर हुआ आपको? 133 क्या आएगा? दीवानी मामलों की अपील, दीवानी या सिविल मामलों की अदालत, ठीक है। कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई कंपनी का विवाद है, कुछ ऐसा विवाद है, तो वो विवाद कहां जाएगा? हाईएस्ट अथॉरिटी के पास, सुप्रीम कोर्ट में। और यही कारण है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आप सैलरी देखना, कभी 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं एक एक केस को लड़ने के। आप सोचो ना, किसी का भी, अगर मुकेश अंबानी का कल को कोई केस पेंडिंग है किसी जमीन का, वो 2000 करोड़ की जमीन है, तो वो किसी वकील को हायर करेगा तो वो 2-4 लाख रुपए वाले वकील को हायर करेगा क्या? नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो वकील वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और जज भी बुद्धिमान होते हैं, तभी तो बहस कर पाएंगे। और पता है सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदना इतना आसान नहीं होता कि आपने जज ही खरीद लिया, क्योंकि जज को अगर कोई भी निर्णय सुनाता है तो वो खुद की इच्छा से नहीं सुना सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको आधार देना पड़ता है, और उसी आधार पर बहस करने के लिए वहां उनसे भी तगड़े तगड़े वकील नियुक्त होते हैं। आपने सुना होगा राम जेठमलानी का नाम, आपने सुना होगा कपिल सिब्बल का नाम, आपने सुना होगा शरद पवार का नाम। एक से एक दिग्गज वकील है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो जज को भी ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि सामने जो वकील बहस कर रहा है वो कोई पागल नहीं है, वो सीधा बोलेगा इस मामले में तो 2 साल की सजा, आप 10 साल की कैसे सुना रहे हो? तो कारण देना पड़ता है उसके लिए, नहीं तो फिर जज पे महाभियोग की प्रक्रिया आ जाती है। ये चीज भी ध्यान रखना। 134 क्या है? आपराधिक मामलों में अपील। ये दीवानी मामले तो क्या हो गए? पैसे के मामला, ठीक है, कि भाई कोई चीज है, इसने मेरी चीज पे अधिकार कर लिया, इसने मेरी जमीन पे अधिकार कर लिया, तो पैसे वगैरह इनसे रिलेटेड तो दीवानी मामलों में जाएगा। उसके अलावा आपराधिक मामले मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब सर हत्या कर दिया आपने, डकैती कर ली, चोरी कर ली, ऐसी सारी चीजें किसके अंदर आएगी? क्रिमिनल मामले में, आपराधिक मामले में। और इस मामले में भी जैसे आपने किसी का मर्डर किया, गलती से मर्डर हो गया, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई 20 साल की, आप उसके खिलाफ गए कि सर नहीं मेरी गलती नहीं थी, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने बोला ठीक है 10 की नहीं तो तुम्हें 5 की तो सुनाएंगे ही हम, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपको माफ कर दे। तो इसके लिए भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपराधिक मामलों की अपील। तो संवैधानिक मामलों की हो गई, दीवानी मामलों की हो गई, आपराधिक मामलों की हो गई। क्लियर? 132, 133, 134, इन तीनों मामला से अलग अगर आपको चाहिए, कोई विशेष अनुमति द्वारा अपील चाहिए, तो वो जो अन्य तीनों में नहीं है, इन तीनों के अंदर नहीं है, वो कहां पे आ जाएगी सर? 136 में। याद रखना, ठीक है। और इसी के अंदर ट्रिब्यूनल वगैरह का गठन किया जाता है। आप बोलोगे ये क्या चीज है सर भला? मतलब इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अलावा भी कोई मामला होते हैं क्या? जैसे मान लो बॉम्बे में अटल सेतु बनाया गया, अटल सेतु जब बनाया गया तो वहां पर जो मैंग्रोव थे, जो पेड़ पौधे थे समुद्री, उनको हटाना पड़ा, और जब उनको हटाना पड़ा तो सीधा जो विभाग है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने सीधा बोला आपको क्या होता है जब भी आप कोई डेवलपमेंट का काम करते हो, जैसे किसी जंगल है कोई, उससे आपको सड़क लेके जानी है, उससे आपको रोड लेके जाना है, वहां से कोई ब्रिज बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो संस्था है, इससे एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर ये एनओसी नहीं दे तब तक आप वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। अब मान लो गवर्नमेंट को अटल सेतु बनाना था, एनजीटी ने बोला कि कितनी मछलियां हैं, उनका क्या होगा, उनको शोर शराबा और वो उनसे परेशान हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर कितने पेड़ पौधों की हानि होगी, ये सारी चीज होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? आप नहीं बनाओगे, एनजीटी ने परमिशन नहीं दी। उसके बाद कहां जाएंगे? अब ये तो ये नहीं कि विकास कार्य रुक जाएगा, उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि ये जो मामला है ये थोड़ा बड़ा मामला है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो ये देखता है, कुछ जजों को नियुक्त भेजता है कि इसकी जांच की जाए कि क्या ये मामला इतना बड़ा है कि इसके लिए स्पेशल कमेटी का गठन हो। फिर सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजों की एक कमेटी बैठती है इस चीज पे, और फिर वो डिसीजन सुनाते हैं। फिर वो एनजीटी को बुलाते हैं कि एनजीटी जरा परमिशन क्यों नहीं दे रहे, कि सब पर्यावरण की हानि हो रही है। फिर गवर्नमेंट अपने तर्क सुनाएगी कि पर्यावरण की हानि हो रही है सर, हम जितने लगा हटा रहे हैं ना उतने लगा देंगे वापस।
उसके अलावा कि सर साउंड पोल्यूशन होगा वहां पर जो मछली आती है उनको, कि इसी कारण अटल सेतु पर तो वो साउंड ऑब्जर्वर लगाए गए, जो गाड़ियों की जब चलती है तो टायर के, इनके हॉर्न के, इनके जो साउंड होता है उसको ऑब्जर्व करे। फिर उधर उन लोगों ने, एनजीटी वालों ने तर्क दिया कि इससे सर पर्यावरण को हानि है ये है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि सर पर्यावरण को हानि तो ऐसे ज्यादा होगी, क्योंकि जो रास्ता 4 घंटे में ट्रेवल हो रहा था बॉम्बे के अंदर, वही इससे 20 मिनट में ट्रेवल हो जाएगा। अब आप सोचो उधर 4 घंटे में कितनी गाड़ियां, कितना धुआं, हजारों गाड़ियां रोज निकलती है, इससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान है। इससे एक बार नुकसान होगा लेकिन बाद के लिए तो सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी ना। तो ओवरऑल तो हम पर्यावरण प्रदूषण को कमी कर रहे हैं। इस बेसिस पर इनके तर्क सुनता है और फिर डिसीजन सुनाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? तो कुछ विशेष मामले होते हैं ना, उनके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। समझ में आया आपको ये चीज? क्लियर? ठीक। उसके बाद देखो 137 में क्या है? न्यायिक निर्णय या आदेशों का पुनरावलोकन। देखो सुप्रीम कोर्ट भले सबसे बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं सकता, आप कितने भी बड़े हो, आप कितने भी समझदार हो, गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन को रिवाइव करने का अधिकार है। आके आप सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बोल सकते उस समय तो आपने ये फैसला सुना दिया था, आज ये क्यों सुना रहे? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मेरी मर्जी, वो तब कहा था तब की तब देखी थी, लेकिन आज अगर मैंने ये चीज बोल दी तो आज से ये चीज मान्य है। समझ में आया आपको? जैसे मिनर्मा मिल मामला हुआ है, चंपक राज दोराई मामला हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस आया जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसमें आके कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसी बेसिस पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज किया ना, पहले तो बोल दिया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जनता ने ये मान लिया कि ठीक है भाई भाग नहीं है, भाग नहीं है। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस आया तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लोग बोले कि पहले तो आपने अलग चीज बोली थी, कि बोल दी थी वो पहले बोली थी, अब आज बोल रहा हूं, जो आज बोल रहा हूं उसको मानो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 137 क्लियर हो गया। उसके बाद आएगा 138। संसद, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी कोई भी अधिकारिता है उसके अंदर वृद्धि कर सकती है, कमी नहीं कर सकती। तो पहली चीज तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है हमारे अंदर को कमी नहीं करोगे, हाँ वृद्धि करने के लिए हम अलग आर्टिकल बना रहे हैं आपका। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। 139 में रिट में भी विस्तार कर सकती है। तो देखो फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों से जुड़ी जो भी रिट है आपकी, वो तो 32 के अंदर आ जाएगी इनके अंदर। और 139 के तहत कौन आ जाएगी? अदर मामलों में अगर आपको कोई भी रिट दायर करनी है, अदर रिट कोई भी दायर करनी है, तो वो 139 के तहत, और इसमें संसद विस्तार कर सकती है। ठीक है, 140 में संसद सुप्रीम कोर्ट को अनुपूरक यानी एक्स्ट्रा जो पावर्स हैं वो भी दे सकती है। ठीक है, जो संविधान की विधि के अनुकूल है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई सर। उसके बाद क्या है? 141, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन सुना दिया तो वो डिसीजन दिल्ली के अंदर सुनाया तो वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, वो कन्याकुमारी में भी लागू होगा, वो इधर गुजरात में भी लागू होगा, और इधर असम में भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भारत के सभी हाई कोर्ट पर बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज बोल दी तो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या उस जगह के लोग हो, उनको उसको मानना पड़ता है। नहीं मानेंगे तो क्या? अब मानना, दंड दे देगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के दंड के खिलाफ आप कहीं और याचिका दायर नहीं कर सकते। 141 क्लियर। 142 में क्या? सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधिकार शक्ति, पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश दे सकती है। जैसे किसी से कोई फाइल मंगानी हो, कोई चीज का हिसाब चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई रिट दायर करी है उसके बेसिस पे, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है। अगर आज मैं हूं तो मुझे अगर बुला ले तो मुझे अभी वहां जाना पड़े। लेकिन याद रखना, विधानमंडल की कार्यवाही हो या फिर संसद की कार्यवाही, उस समय अगर वहां पर सांसद या विधायक वहां पर हैं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं बुलाएगा। ठीक है, उनके पास वो विशेष अधिकार होता है, उस समय पर उनको आप नहीं बुला सकते। हाँ, बाद में वो चले जाएंगे, बाद में आप उनको बुला सकते हो, ये चीज भी याद रखना। उसके अलावा 143 में क्या है? सलाहकारी या परामर्शदायी निर्णय, मतलब राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह ले सकता है। लेकिन अब फिर सलाह लेने के बाद ये बात राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उस सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा। इच्छा हो तो मान भी लेगा और नहीं है तो नहीं भी मानेगा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। इसीलिए यह भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से कोई परामर्श ले तो ये उस चीफ जस्टिस की भी इच्छा पर निर्भर है। उसकी इच्छा हो तो वो परामर्श दे भी सकता है, उसकी इच्छा नहीं है तो वो परामर्श नहीं देगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कौन नहीं देगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। किसको नहीं देगा? राष्ट्रपति को। क्या नहीं देगा? परामर्श। ये चीज भी क्लियर। उसके बाद 144 देखो, भारत के सारे सिविल एंड जुडिशियल प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी जरूरत पड़ेगी तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा। तो जितने भी जुडिशियल है वो न्यायिक है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर है ही। तो सब लोग किसके अधीन काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 144 ये कहता है, ये चीज भी याद रखना। 145 में न्यायपालिका अपने नियम खुद बनाएगा, अपनी वैकेंसी निकालनी हो तो न्यायपालिका खुद निकालेगा। ठीक है, और संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी कार्यवाही चलेगी, कितने घंटे की चलेगी, वो सारी चीज अपने सारे नियम कायदे कानून खुद बनाएगा, लेकिन किसके अंडर रहते हुए, विधि के अधीन, मतलब संसद ने जो कानून बनाए इसी के अधीन रहते हुए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया? अगर बात करें जैसे, ठीक है, ये तो नियम की बात हो गई। 146 और देख लो पहले, फिर उसके बाद बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति कौन करेगा सर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी अथॉरिटी है वो सबकी नियुक्ति का प्रावधान किसके द्वारा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। तो 146 तक जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो सारे कवर होते हैं, यहां से आपका सुप्रीम कोर्ट खत्म होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद आपका न्यायिक पुनरावलोकन आएगा, उसको ही मैं आपको समझा दूंगा। ये चीज तो क्लियर है सर, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने ये सारी चीजें बता दी। अब आप ये तो बताओ कि भारत के अंदर रियल में अपन देखें तो कौन ज्यादा पावरफुल है? इधर एक तो पार्लियामेंट है, इधर है हमारी सुप्रीम कोर्ट। दोनों में बराबर पावर है, मैं ये बोलूंगा। पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो कोई भी नियम बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो नियमों को चेक कर सकती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? जो नियम बने हुए हैं, जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग, कि सर संविधान को कोई चीज ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी प्यारी चीज दी कि आपका मूल ढांचा, मूल ढांचे में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब मूल ढांचा क्या होता है? संविधान की सोल। अपने आप पता चल जाता है उस चीज को देखते ही कि यार ये चीज तो संवैधानिक नियमों के खिलाफ है और ये संवैधानिक नियमों की अनुरूप है। तो जो भी चीज संवैधानिक नियमों के खिलाफ जाएगी, गवर्नमेंट की जो चीज जरूरी नहीं होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि गवर्नमेंट अपना मिसयूज कर रही है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और इधर गवर्नमेंट के पास भी पावर है किस चीज की? कि ये कोई भी नियम बना सकती है। तो ये नियम बनाने के लिए, लेकिन अगर देखें तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर इसके पास आ जाती है। पहली चीज, इसको महाभियोग का अधिकार है। दूसरी चीज, इसको जो भी बनाए गए नियम है ना, उन नियमों पर संसद को, उन नियमों को बनाने का अधिकार किसको है? इसको। कोई भी नियम को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो ये चीज याद रखना। हल्की सी अगर आप यहाँ पर 1% भी देखें तो लीड किसके पास है? 1% लीड संसद के पास। इसलिए कहा जाता है, और संसद को कौन चुन रहा है? हम। तो भारत की शक्ति का सर्वोच्च स्रोत कौन है? भारत की जनता। ये चीज क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है सर, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? विधायिका यानी केंद्र के अंदर तो संसद, राज्य के अंदर विधानमंडल, यही तो बनाते हैं कानून। इनके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून है, अगर वो संविधान के खिलाफ हो, या फिर कार्यपालिका के द्वारा कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, इधर राज्यपाल ने कोई कर दिया, वो हो, तो कोई भी आदेश जो संविधान के विरुद्ध हो, या फिर कोई प्रशासनिक एजेंसियों उनकी शक्तियों का निर्भर कर रही है और इस तरीके से कर रही है, किसके खिलाफ जा रहा है वो चीज? संविधान के विरुद्ध, संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल। अगर ये चीज हो रही हो, क्या? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा की गई कार्यवाही, ठीक है, अगर ये संविधान के अपोज में जा रहा है, संविधान पर प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है कि इनको न्यायपालिका इनको क्या कर सकती है सर? निरस्त। कि जो जो कानून संविधान को परेशान करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम संविधान के रक्षक है। कौन बोलता है? न्यायपालिका, ठीक है, निरस्त कर सकती है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा अपने पूर्व में सुनाए गए किसी भी निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन सुना रखा है, ठीक है, उस निर्णय को रिवाइव कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे प्रस्तावना वाला निर्णय था, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, और इसी को हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या हो गया? कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, कार्यपालिका द्वारा बनाया गया दिया गया कोई भी आदेश, या फिर कोई भी जांच, या मतलब प्रशासनिक अधिकारी हो गए, कोई भी संस्था हो गई गवर्नमेंट की, इन सबके द्वारा भी किए गए काम, अगर उनमें से कोई भी संविधान के प्रतिकूल, संविधान पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार है कि उसको नल एंड वॉइड, जीरो डिक्लेयर कर दे, कि उसको निरस्त कर दे। और उसके अलावा दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को अपने भी डिसीजन को चेंज करने का अधिकार है, ठीक है, समय समय पर अपने डिसीजन रिवाइव कर सकते हैं। इसी को हमारे द्वारा क्या बोला गया? न्यायिक पुनरावलोकन। कौन कौन से आर्टिकल से हमें न्यायिक पुनरावलोकन की ये जो छवि है वो दिखती है? आर्टिकल 13, कि गवर्नमेंट के जितने भी कानून है जो विधायिका बनाती है, ये कानून विधायिका ही तो बनाती है, तो इन इसी से सुरक्षा, इनसे किसको? फंडामेंटल राइट को। तो फंडामेंटल राइट के लिए पढ़ा था ना 13(4), वही चीज है।
आर्टिकल 32 के तहत रिट का अधिकार था, 226 के तहत हाईकोर्ट का था, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, वही चीज आ गई फिर से। 137 के तहत अपने निर्णय की न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन कर सकता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का आर्टिकल कौन सा था, 137, वही चीज। आर्टिकल 251 एंड 254, संघ और राज्यों के कानून के बीच अगर टकराव हो तो संघ का कानून मान्य होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सीधी बात है, क्योंकि भारत शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब भारत राज्यों से बना है, लेकिन साथ में क्या जोड़ा है, शक्तिशाली केंद्र, मतलब सत्ता किसकी ज्यादा होगी, केंद्र की। भारत फेडरेशन नहीं है कि अमेरिका की तरह। अमेरिका में क्या होता है, राज्यों के पास बराबर पावर होती है, राज्य चाहे तो टूट कर अलग हो जाए, भारत में टूट के दिखाए भारत के अंदर कोई राज्य भारत से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में कौन ज्यादा पावरफुल है, केंद्र, ठीक है। तो हम संघात्मक के साथ एकात्मक भी है, एकात्मक में केवल केंद्र पावरफुल होता है, राज्यों को पावर नहीं दी जाती, इसलिए हमने राज्यों को पावर दे रखी है, लेकिन राज्यों को फिर भी किसके कंट्रोल में रख रखा है, केंद्र के में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 148 की अब बात करते हैं, 124 से 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, 148 से 151, ये कौन है, हमारे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको हम बोलते हैं महालेखाकार। नहीं 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 नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये कौन होते हैं सर, ये हमारे सीए हैं गवर्नमेंट के, ये समझ लो आप बोलोगे सर कैसे, मतलब समझाओ थोड़ा सा इस चीज को। देखो 148 में किसकी चर्चा है, सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी की। सीएजी क्या काम करता है कि केंद्र सरकार ने कोई भी खर्चा किया, ठीक है, कि भाई इतना इतना पैसा खर्च हुआ है, इतने का ये पुल बना है, इतने की ये चीज बनी है, तो उनके सारे बिल की रिसिप्ट मंगाएगा कि वो सारी रिसिप्ट लेके आओ, कितना कितना खर्चा आपने कहाँ किया है, तो वो सारी लेखाओं को लेगा, ठीक है। उसके अलावा राज्य सरकारों से पूछेगा आपको इतने पैसे अलॉट हुए थे, आपके पास इतने पैसे आए थे, उन सारे पैसे का एक एक रुपए का हिसाब भेजो, वो सारा हिसाब किसके पास भेजा जाता है, केक का, केक के ऑफिस में भेजा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उन अकाउंट्स को अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, ठीक है। और इनसे पहले ही बोल सकता है, सीएजी को अधिकार होता है कि इस बेसिस पे इस तरीके से क्लासिफाई करके आपको ये सारे जो अकाउंट है उनकी डिटेल आपको भेजनी है, ये इसके पास भेज दी, ठीक है। ये क्या करेगा, इन रिपोर्ट्स को किसको देगा बाद में, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को कहां रखाएगा, दोनों सदनों में, जैसे राज्यसभा के अंदर राज्यसभा सभापति को दे देगा राष्ट्रपति, लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा, लोकसभा अध्यक्ष उसको सभी सांसदों को दिखाएगा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति उसको राज्यसभा के अंदर सभी सांसदों को दिखाएगा, तो हर व्यक्ति तक पहुंच गई ना, एक तरीके से आपके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच गई, वहां पे उनको बोलेगा कि देखो कितना कितना विकास किया है, कहाँ कितना किसको कितना अलॉट हुआ है, कितनी चीजें हुई है, आपने कितना काम किया है, ये चीज देखो, वो चीज चेक करो, कंपेरिजन करो एक दूसरे का। समझ में आया आपको, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 148 में तो चर्चा किसकी आती है सर, सीएजी की। सीएजी कौन है, हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये चीज क्लियर हो गई। ये क्या है, एक तरीके से जैसे आपकी अगर कोई कंपनी है निजी, उसके अंदर आप कौन रखते हो, सीए रखते हो, सीए हायर करते हो, जो आपका फाइनेंशियल पूरा मैनेजमेंट देखता है एक एक रुपए का, ठीक है। सीए क्या काम करता है, जैसे आपका 70 रुपए, 100 रुपए का आपका टर्नओवर था, 70 रुपए आप बोलोगे सर 70 खर्च हुए, 30 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो सीए बोल देगा ठीक है 30 के प्रॉफिट को रखो, 70 का खर्चा इसका हिसाब दो, यही सीएजी करता है। सीएजी बोलेगा गवर्नमेंट से कि आपके पास इस चीज के लिए 5 लाख करोड़ रुपया लॉट हुए थे, आपने बोला अभी आपके पास 2 लाख करोड़ बचे हैं, 3 लाख करोड़ आपने कहाँ कहाँ लगाए उसका पूरा हिसाब दो, वो इसके एक एक बिल की मुझे पर्ची चाहिए, तो ये बहुत खतरनाक चीज है, सीएजी को हल्के में मत लेना आप, ठीक है। अब 148(1) में क्या है, इसके पद की चर्चा है। 148(1) के अंदर इनकी नियुक्ति कौन करता है सर, सीएजी की, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति साहब, इनको शपथ भी राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं, ठीक है। और कौन सी अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप है उसके तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। इनका जो वेतन है वो संसद तय करती है, और इसके कर्मचारियों का भी, ठीक है। और याद रखना ये संचित निधि पर भारित व्यय होता है, संचित निधि पर भारित व्यय मतलब इनको सैलरी देने के लिए आपको संसद से लॉ पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको डायरेक्ट संचित निधि से पैसा कट जाता है इनके अकाउंट के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 148 के 1 में पद की चर्चा है। नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा सर, राष्ट्रपति करेंगे। शपथ, शपथ कौन दिलाएगा सर, राष्ट्रपति दिलाएंगे, ये चीज भी क्लियर। वेतन, वेतन कौन तय करेगी, संसद, ठीक है। और संचित निधि पर भारित व्यय होता है, किसका, केक का, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 149 में क्या है, इनके कर्तव्य एवं शक्तियां, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ये शक्तियों का यूज कर सकते हैं, तो इनके शक्तियों के यूज करने की बात है 149 में। 150 में क्या है, संघ एवं राज्यों की लेखाओं, मतलब जो इनके अकाउंट्स है उसका प्रारूप।
संघ एवं राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। ठीक है, तो सलाह कौन देगा कि भाई ऐसे ऐसे अकाउंट चाहिए मुझे, सीएजी। किसके अकॉर्डिंग नाम, किसके अकॉर्डिंग, कार्यपालिका के तो सारे का नाम ही राष्ट्रपति के नाम पर होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, राष्ट्रपति के अनुसार। ठीक है, सलाह देगा कौन, सीएजी। किसको बोलेगा, केंद्र को अकाउंट की डिटेल दो, राज्य को बोलेगा अपने अकाउंट की डिटेल दो, तो दोनों के अकाउंट की डिटेल लेगा। और 151 में क्या है, संघ की लेखाओं को फिर बाद में किसके समक्ष चेक करेगा, पूरा कहाँ का हिसाब हुआ है, उसके बाद संघ वाली चीज है उसको तो किसके समक्ष रखेगा, राष्ट्रपति के समक्ष। और राज्य वाली चीज को कहां रखेगा, राज्यपाल के समक्ष। ठीक है, और उसके बाद संसद के, संघ के अंदर संसद में रखा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति से यहां तक किसके पास चला जाएगा, संसद के अंदर, संसद के दोनों सदनों के हेड को राष्ट्रपति दे देगा, वहां से एक एक सदस्य तक ये चीज पहुंच जाएगी। उसके अलावा राज्य, राज्य में राज्यपाल को दे देगा, राज्यपाल भी जो सदन का सदस्य अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, उसको दे देगा, और उसके बाद एक एक आदमी तक पहुंच जाएगी। तो इससे सारी जो खर्चा है उसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो हर जो आपके लीडर है उस तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और इसी की जांच के लिए जो रिपोर्ट होती है ना, इसी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट देता है जो सीएजी के पास आई अंत में बन के, ठीक है, इसका एक एक हिसाब फिर सीएजी रेस्पॉन्स करता है। और इसको जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति। आगे जाके मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच। जब सीएजी रिपोर्ट लेके आएगा ना, तो जो विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का, वो सीधा भागेगा, दिखाओ 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 कितना खर्चा किया, कहाँ कहाँ पे किया, ये बताओ ये खर्चा क्यों किया। तो पूरा उनको आंसर कौन करता है, एक एक चीज का रिस्पॉन्स सीएजी। ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा सीएजी का कार्यकाल सर या तो 6 वर्ष तक काम कर ले या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, 65 वर्ष का अगर पहले हो गया, वो 62 की उम्र में बनाए तो 65 पे रिटायर हो जाएगा, फिर 6 साल कार्यकाल नहीं रहेगा। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कैसे करेगा, अधिपत्र और वारंट के द्वारा। क्लियर, ये चीज भी क्लियर हो गई। इनको शपथ कौन दिलाएगा, मैंने पहले बता दिया, राष्ट्रपति। ये एक तरीके से स्वतंत्र निकाय, और किसके लिए उत्तरदायी है, केवल संसद के लिए, केवल पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है कौन, सीएजी। ठीक है, ये भी याद रखना। हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान इसको हटाया जाता है, जैसे महाभियोग लगाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, तो वही प्रक्रिया। ठीक है, क्या 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल सीट, दोनों सीट सदनों से। ठीक है, और पहले क्या ही वो 100 वाले लोकसभा से, 100 तो लोकसभा से आएंगे, 50 राज्यसभा से आएंगे, तब प्रस्ताव देंगे, दोनों के अध्यक्षों के पास जाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जैसे आपको बहुत अच्छे से 2-3 बार बता दिया अब तक। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, आर्टिकल 279 शुद्ध आय की गणना। ठीक है, शुद्ध आय की गणना क्या है, सीएजी द्वारा जो आपकी शुद्ध आय है, ठीक है, उसकी गणना किसके द्वारा प्रमाणित की जाती है सर, सीएजी द्वारा, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो आपकी नेट इनकम है, ठीक है, क्या नेशनल इनकम जो होती है आपकी नेट इनकम, शुद्ध आय, उसकी गणना का जो अंतिम प्रमाण किसका माना जाएगा, सीएजी ने जो दे दी वही आपकी अंतिम गणना है। ये भी याद रखना है। फर्स्ट सीएजी कौन थे सर, बी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर रखनी है। तो ये आपका सीएजी भी क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद आता है भारत निर्वाचन आयोग। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, इसलिए मैंने इसको निर्वाचन आयोग को पहले रखा है, और उसके बाद आज जितने भी आयोग पढ़ाऊंगा उसके साथ भी इनको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई सर, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारे संविधान लागू होने से 1 साल पहले। किसकी स्थापना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना। दूसरी चीज 324, इस ये क्या करता है, चुनाव कराता है। आपकी संसद की विधायिका के जितने भी चुनाव हो, या फिर विधानमंडल के राज्य की विधायिका के जितने भी चुनाव हो, ठीक है, वो सब कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब आपके जितने एमएलए एमपी चुन के जाने हैं, उन सबका इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायती राज और नगरीय शासन की कराता है, नहीं कराता। उसके लिए क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, वो होता है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो चुनाव संसद के, विधानमंडल के, और उसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है वो सब कौन कंडक्ट कराएगा सर, भारत निर्वाचन आयोग। ये चीज क्लियर, समझ में आया। निर्वाचन नामावली तैयार करता है,
ठीक है, कि जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम है वो भी यही तैयार करेगा। निर्वाचनों का संचालन का रेगुलेशन करेगा, अधीक्षण करेगा, नियंत्रण करेगा और उसके अलावा निदेशन करेगा। कौन करेगा सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या होता है, इसकी संरचना पहले एक हुआ करती थी, अब इसको कितना भी बढ़ाया कम किया जा सकता है। अभी कितनी है? तीन। एक तो कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन जिसको हम बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और दो कौन है? अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसकी इनकी संख्या कितनी है? तीन। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये चीज भी क्लियर हो गई। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करेगा? याद रखना, प्रधानमंत्री। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष का नेता। तो ये दो चीज तो है। उसके अलावा कैबिनेट मंत्री। इन तीन की सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाती है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की। ठीक है, इस विपक्ष का नेता भी आ गया ताकि ये चीज न्यूट्रल बनी रहे, न्यूट्रल आयोग बना रहे, ये भी क्लियर। इनको हटाने की प्रक्रिया वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान है। ठीक है, विशेष बहुमत चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन के अनुसार के अनुरोध पर इसको कर्मचारी उपलब्ध करवाए जा सकता है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन को मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यार, चीफ इलेक्शन कमीशन क्यों लिखूं? जो निर्वाचन आयोग है, अगर उसको किसी की भी जरूरत पड़ी, किसी भी कर्मचारी की, जो आपने देखा होगा ना, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट टीचर्स की, किसके अंदर? जब कोई भी इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। समझ में आया? तो इसको अधिकार है कि ये किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ले सकते हैं। आपको पता है डीएम वगैरह जितने भी सीआरपीएफ के आपके जवान हुए, इन सबकी इलेक्शन कंडक्ट कराने में ड्यूटी लगती है। जब जब इलेक्शन होंगे तब निर्वाचन आयोग किसी भी डिपार्टमेंट से बोलेगा ना मुझे इतने कर्मचारी चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इसलिए ये काम सीधे साधे शिक्षकों को ज्यादा दे दिया जाता है। ये भी क्लियर। ठीक है, 325 ये चीज देखो, धर्म, वंश, लिंग, इनके आधार पर किसी को भी मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो इसके तीन के अंदर क्या प्रावधान है कि धर्म, लिंग और वंश, इनके आधार पर आप किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि भाई तू वोट देने के अयोग्य है। ठीक है, आयु के अनुसार बोल सकते हो कि 18 से छोटा है, वोट नहीं दे सकता। ठीक है, 326 लोकसभा इन राज्यों की विधानसभा में चुनाव बहिष्क मताधिकार पर होंगे। तो बहिष्क मताधिकार की बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है सर? 326 में। ठीक है, कि भाई केंद्र की विधान लोकसभा हो गई, ठीक है, और उसके अलावा राज्य की विधानसभा, इसमें क्या होगा? बहिष्क मताधिकार। ये चीज क्लियर। केंद्र के अंदर राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में तो ये प्रत्यक्ष मतदान है। कौन करता है? राज्यों के एमएलए वोट करते हैं, सभी राज्यों की विधानसभा। ठीक है, ये चीज भी क्लियर। 326 निर्वाचन सुधार से संबंधित कुछ समितियों के नाम पूछता है कि फला समिति का संबंध किस चीज से? तारकुंडे समिति आई थी 1974 में, दिनेश गोस्वामी समिति आई 1990 में, बोरा समिति आई 1993 में, 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति आई, और 2010 में कौन सी आई सर? तनख्वाह समिति। ठीक है, तनख्वाह गई हमारी तनख्वाह। ठीक है, तो ये जितनी समितियां है ना, ये किससे रिलेटेड है? निर्वाचन सुधार से। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा 327 संसद विधि द्वारा, संसद किसी भी कानून के द्वारा प्रत्येक सदन और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो संसद को यह चीज का अधिकार है कि किसी भी सदन के लिए इलेक्शन कैसे होंगे, इन सबके से रिलेटेड कानून कौन बना सकती है? संसद। जब तक केंद्र में संसद नहीं बनाएगी तब तक राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल के पावर, जब तक राज्य विधानमंडल ये काम कर सकती है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल जब तक संसद उपबंध नहीं करेगी तब तक राज्य विधानमंडल निर्वाचन से संबंधित विषयों पर उपबंध कर सकती है। तो इसके अंदर तो क्या बोला 327 में? चुनाव कराने के लिए कौन उपबंध यानी कि कौन नियम बनाएगा? संसद। जब तक संसद नहीं बनाएगी तब तक कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। बस 328 तक क्लियर। 329 क्या है कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। ठीक है, कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो, निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थान जगह अलॉट की गई हो, उनके मामले में ज्यादा न्यायपालिका बीच में आड़े नहीं आ सकते। इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीजों का मामला कौन देखेगा? केवल निर्वाचन आयोग, इसलिए एक स्वतंत्र निकाय है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1989 से पहले ये एक सदस्य निकाय था, 1989 के बाद ये बहुसदस्य निकाय हो गया। ठीक है, और वर्तमान में कितना है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और दो अन्य चुनाव आयुक्त है। ये मैंने आपको बता दिया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है ये बता दिया। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? वही 6-65। ठीक है, 65 वर्ष की उम्र तक और 6 वर्ष मैक्सिमम। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया कैसी है? वही सीजीआई के समान। इनका कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उसके अलावा चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। ये चीज क्लियर हुई आपको अच्छे से? ठीक है, तो वही इस तरीके से आपके जो सारे इलेक्शंस है उनको कंडक्ट कराने का काम किसका है सर? निर्वाचन आयोग का। ये चीज क्लियर? ठीक है, राष्ट्रीय दल देख लो।
कौन से दलों को राष्ट्रीय दल, इनको मान्यताएं कौन प्रदान करता है? सर, निर्वाचन आयोग। अब राष्ट्रीय दल की मान्यता किसको प्रोवाइड कराई जाएगी? जिसकी 4 या 4 से ज्यादा सीटें आए राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो। इसने क्या बोला? जो दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर लिया हो, जिसने, उसको किस चीज का अधिकार हो जाएगा? राष्ट्रीय दल में के लिए अप्लाई करने का। ठीक है, तो जिस राज्य 4 या 4 प्लस राज्यों में जो भी दल क्या हो, राजनीतिक पार्टी या फिर राज्य दल हो, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय दल। पहली चीज, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 6% वोट इन 4 डिफरेंट स्टेट कि विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है, तो 4 राज्य हैं, 4 ए, बी, सी और डी, ये 4 राज्य हैं। इनके अंदर इसकी विधानसभा में जितने वोट पड़े उसका 6%, इसकी का भी 6%, इसकी का भी 6%, इसकी का भी 6%, तो 4 या उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो 4 डिफरेंट स्टेट में 6% विधानसभाओं के वोट मिल रहे हैं ना, किसको? जिस दल को, वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। ठीक है, और लोकसभा 4 ही राज्य हैं, उनके अंदर, इसके अंदर से लोकसभा के जितने वोट डले उसका 6% मिल जाए, इसके अंदर जितने डाले, इसके अंदर जितने डाले, इसके अंदर जितने डाले, और उसके अलावा साथ में क्या, किसी राज्य या राज्यों में 4 लोकसभा सीट। अब 4 लोकसभा सीट अलग अलग में भी हो सकती है या एक ही राज्य के अंदर भी हो सकती है। तो ये दोनों कंडीशन जब एक साथ फुलफिल हो तो भी वो दल कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय दल। ठीक है, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है, आप है, एनपीपी, बीएसपी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो सीपीआई मार्क्सवादी ये तो है, ये बीजेपी है, ये और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो 6 पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जो 6 पार्टी है, यही क्या है वर्तमान में? राष्ट्रीय दल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा सर, राज्य स्तरीय दल की मान्यता किसको दी जाएगी, ये भी बता दो। राज्य स्तरीय दल देखो, जिसको विधानसभा चुनावों में 6%, जैसे ये राज्य है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर 6% तो आपको वोट मिल गए हो। ठीक है सर, हमने वोट ले लिए कितने? 6%। साथ में आपके 2 एमएलए भी होने चाहिए, 2 विधायक, तो आपको क्या बन जाओगे? आप राज्य स्तरीय दल। उसके अलावा राज्य के अंदर लोकसभा चुनावों में अगर आप 6% वोट ले लेते हो और उसके अलावा एक भी सीट अगर आप पूरे राज्य में लोकसभा की जीत लेते हो तो भी आप क्या बन जाओगे? राज्य स्तरीय दल। लोकसभा में राज्य के वोट का 8%, लोकसभा में जितने वोट डले उसका 8% हो, या फिर विधानसभा में जो वोट डले उसका 8% हो, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर ली तो भी आप राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। लोकसभा के अंदर 1/25 सीट। ठीक है, समझ में आया कि हर 25 पर 1, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, तो जैसे राजस्थान में तो क्लियर है, राजस्थान में तो यही अपने 200, मतलब 200 तो एमएलए है। लोकसभा के अंदर कितने लोग जाते हैं? 25, तो राजस्थान में जिसको 1 सीट मिलेगी वो क्या बन जाएगा? राज्य स्तरीय दल। लेकिन हर 25 पर, अगर राजस्थान में 50 सीटें होती लोकसभा के लिए तो 2 सांसद होना जरूरी था, किसके लिए? राज्य स्तरीय दल बनने के लिए। या और साथ में विधानसभा में 3% सीट हो या फिर 3 सीट, तो ये जो मान्यताओं को फुलफिल करेगा ये वाला राज्य दल, वो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेगा। ये चीज भी क्लियर। उसके बाद देखो, संविधान संशोधन साधारण बहुमत द्वारा होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है, और एक शब्द लिया जाता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, मतलब उपस्थित एंड प्रदान करने वाले का 50% से ज्यादा, 50% प्लस 1। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कब? जब नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना हो। मैंने बोला था पहले, अभी आपको याद हो तो, आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। 368 में संविधान संशोधन की बात है जो इसके तहत होती है, लेकिन इनको इससे बाहर रखा गया है, आर्टिकल 2 और 3 को। तो ये किससे हो जाएगा? साधारण बहुमत से। विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति, ये भी किससे हो जाएगा? साधारण बहुमत से। नागरिकता संबंधी प्रावधान अगर कुछ चेंज करने हैं तो ये सब साधारण बहुमत से हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संविधान को डायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे, और इनमें गवर्नमेंट चेंज क्या ही करेगी ज्यादा। तो ये सब किससे क्लियर होगा? ये संविधान संशोधन साधारण बहुमत से, ये चीज क्लियर। दूसरी चीज, विशेष बहुमत द्वारा किसको चेंज किया जा सकता है? तो विशेष बहुमत में क्या है? कुल संख्या का, जैसे लोकसभा की कितनी है? 543, तो इसकी कुल संख्या है ना ये, इसका बहुमत चाहिए। समझ में आया? ठीक है, कुल संख्या का बहुमत 50% प्लस ज्यादा, कुल संख्या का याद रखना क्या है? कुल संख्या। मैंने ये नहीं बोला प्रेजेंट एंड वोटिंग हो या तात्कालिक हो, जो छुट्टी पे हैं, खाली सीटें उनको छोड़ के हो, नहीं, कुल संख्या का। साथ में प्रेजेंट एवं वोटिंग का 2/3। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तब जाके आप क्या चेंज कर सकते हो? मूल अधिकारों में चेंज कर सकते हो, नीति निर्देशक तत्वों में चेंज कर सकते हो, वे सभी बंद जो प्रथम एवं तृतीय अनुसूची में संबंधित नहीं है। लेकिन फिर भी ये चेंज कर दोगे, उसके बाद न्यायपालिका चेक करेगी न्यायिक पुनरावलोकन लगा के कि संविधान के विरुद्ध तो नहीं किया आपने। अगर विरुद्ध चेंज कर दिया तो कितने ही बहुमत से पास कर लो, न्यायपालिका उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी लास्ट में। ठीक है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, इसके अंदर राज्य का भी कोई हिस्सा शामिल हो,
इसमें भी क्या होगा, कुल ये वाली चीज तो चाहिए कि कुल संख्या का बहुमत और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, साथ में क्या चाहिए, आधे राज्यों में आपको साधारण बहुमत से भी उस चीज को पास करनी पड़ती है। ठीक है, सेंटर एवं स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन हो भले, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बांटना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित कुछ चीज चेंज करनी हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात आता है, 368 को खुद 368 क्या है, जो संविधान संशोधन के जो नियम है, इन्हीं नियमों की जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपको खुद चेंज करना पड़ जाए, राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रोसेस, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो संविधान को डायरेक्टली अफेक्ट करे, सबसे हार्ड, इसलिए इतना हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ऐसे मामले में जिसमें राज्य का हित इन्वॉल्व हो, तो इसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। क्लियर? उसके बाद देखो, अब संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1978 में, ये चीज याद रखनी है। इसके अंदर क्या हुआ, आंतरिक अशांति, एक पेज गायब हो गया क्या? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, बाकी मैंने सारे संविधान संशोधन अधिनियम वहां पर आपके आ गए हैं, इनको एक साथ भी है लिख रखा है मैंने। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर एक स्लाइड है, इसकी एक स्लाइड अलग है, तो वो जो नोट्स की पीडीएफ है उसके अंदर एक्स्ट्रा में आपको दे दी जाएगी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर क्या हुआ था सर, आंतरिक अशांति को हटा के हमने कौन सा शब्द जोड़ दिया था, सशस्त्र विद्रोह, पहली चीज। आपातकाल के दौरान आपातकाल के लिए कैबिनेट की सिफारिश जरूरी है, ये चीज हमने बोली। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कहा था कि आपातकाल डायरेक्ट अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करना है। 44 वाले ने बोला नहीं, केवल अकेले प्रधानमंत्री के बोलने से नहीं होगा, मंत्री परिषद सिफारिश करेगी तब जाके होगा, कंप्लीट है, तो कैबिनेट की सिफारिश जरूरी है। 20 एवं 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, ये बात कब बोली गई, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पहले यह था कि राष्ट्रपति डायरेक्ट जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनने कोई चीज भेजी राष्ट्रपति के पास कि यह निर्णय लिया है और इसको राष्ट्रपति अब कुछ नहीं कर सकता, उसको बिना कहे सीधे माननी पड़ेगी वो बात। ये कर दिया था प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 आया और उस समय क्या प्रावधान कर दिया गया कि भाई राष्ट्रपति इस चीज को लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लोकसभा में विधानसभा का कार्यकाल 42वें के अंदर 5 से 6 साल कर दिया था, इसके अंदर वापस 6 साल से हटा के 5 साल कर दिया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर पंचायती राज है। 74वें के अंदर क्या पढ़ा था हमने, नगरीय निकाय आएगी, आगे जाके सारी चीज आ जाएंगी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या जोड़ा था, 21 के एजुकेशन का अधिकार, शिक्षा का, वो याद आ गया। आर्टिकल 45 बदला और आर्टिकल 51 के में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी कि ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनके बच्चों को 0 से 6 तक पोषण मिले और 6 से 14 तक क्या मिले, मुफ्त शिक्षा। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अंदर आया था। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के आया था और इसके लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया और इसके तहत क्या किया गया सर, 2026 तक जो जो भी सीटें आपकी वो फिक्स कर दी गई। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत मंत्रिपरिषद की सीटें मैक्सिमम कितनी कर दी गई, 50%। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, 2011 में, इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये चीज भी याद रखनी है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2016 में, इसके तहत क्या किया गया, जीएसटी की शुरुआत की गई। 102 के तहत क्या किया गया, ओबीसी आयोग बना, एससी आयोग बना, एसटी आयोग बना, कब आया ये, 2018 में। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया 2019 में और इसके तहत किसकी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा 2023 में, ये 29 सितंबर को पारित हुआ था, याद रखना। 128वां बिल था ये, 128वां तो विधेयक था और वो विधेयक एक्ट बना। ठीक है, तो क्या बना, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में क्या था, लोकसभा और विधानसभा में सर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया, 21 सीटें किसके लिए रिजर्व कर दी, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो टोटल 181 सीटें हो गई, 543 है तो 181 होगी। एससी एसटी कोटा की कितनी सीटें हैं, 131, ये याद रखना है। ठीक है, तो एससी एसटी कोटा की 131, 181 महिलाओं की है, लेकिन याद रखना इसके अंदर भी इनकी जो टोटल सीट है इसका भी एक किसके लिए, इनकी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो हर कैटेगरी के अंदर महिलाओं का ऑटोमेटिकली उनको अपनी 1/3 सीट पे किसको उतारना पड़ेगा, महिलाओं को। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आपातकाल की अगर मैं बात करता हूं, आपातकाल मैंने पहले भी आपको बताया, उस समय में ये राज्य की और राष्ट्रभित्ति है, दोनों बताना भूल गया था फ्लो में, इसके बाद अगले पेज तुरंत इसकी कुछ चीजें पीछे के पेज पे थी तो वो तुरंत पढ़ा के वो चल दिया था मैं, है ना। आपातकालीन शक्तियां देखो,
352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा, 356 में है राजकीय आपातकाल की चर्चा, 360 में है वित्तीय आपातकाल की चर्चा। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? जब देश पर या तो शस्त्र युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय। राजकीय आपातकाल कब लगेगा? सब सर राज्य केंद्र के अकॉर्डिंग काम नहीं करे, राज्य संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करे। तो 355 के तहत ये व्यवस्था है कि संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा कौन? राज्य। 365 के तहत क्या व्यवस्था है कि राज्य केंद्र के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं करता 355 और 365 के तहत, तो 356 के तहत वहां पर क्या लगा दिया जाता है? राजकीय आपातकाल, और इसी को हम नाम देते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, याद रखना ये तीनों चीजें ना पूरे देश में भी लागू की जा सकती है और किसी पर्टिकुलर हिस्से पर भी लागू की जा सकती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 6 महीने के लिए लगेगा शुरू में, बाद में वापस तब तक नहीं लोगे, तब तक 6 6 महीने में आप बढ़ाते रहो। ये 6 महीने से लेके कितने तक जाएगा सर? 3 साल तक। 6 6 महीने से आप 3 साल बढ़ा सकते हो। ठीक है, और ये जब लगाओ तब से आप जब तक वापस नहीं लोगे तब तक। ये चीज क्लियर? क्लियर। ये अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है सर? ये तो बहुत सारी बार लग चुका है, 134 बार, देखो 134 टाइम्स अब तक। ठीक है, ये एक बार भी नहीं लगा। कौन? वित्तीय आपातकाल, आज तक नहीं लगा। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। अरे यार, ठीक है, 352 में किसकी चर्चा थी? राष्ट्रीय आपातकाल की। 356 में राजकीय की और 360 में वित्तीय की। हम यहाँ थे। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाए, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ। ठीक है, उस समय इधर तो देखो प्रधानमंत्री का नाम है, इधर कौन है? राष्ट्रपति। कौन थे ये भी ध्यान रखना है आपको। उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? सीपी राधाकृष्णन। 1971 में बांग्लादेश संकट जब आया था, जब बांग्लादेश अलग किया गया था पाकिस्तान से, उस समय पर लगाया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी से लगा दिया आंतरिक अशांति के बेसिस पे, और इसीलिए बाद में इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया कि आंतरिक अशांति के बेसिस पे आपातकाल नहीं लग सकता। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। क्लियर? उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। याद रखना उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली। और इसी की जांच के लिए बाद में किसका गठन हुआ? शाह आयोग का गठन हुआ। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, राजकीय आपातकाल के बारे में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम लगा 1951 में। कहां पे? पंजाब में। मैक्सिमम टाइम लगा मणिपुर एंड यूपी में। ठीक है, 10 बार लग चुका है। मैक्सिमम दिनों तक जम्मू कश्मीर में लगा, ये टोटल 12 वर्ष तक। ठीक है, 6 मंथ से लेकर 3 साल तक, फिर दोबारा अपडेट करना पड़ता है इसको, है ना? तो 3 साल से फिर और आगे भी ये बढ़ाया जा सकता है, ये बात भी याद रखनी है। फिर पंजाब में 10 साल के लिए लगा, अब तक 134 बार लग चुका है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति ने लागू कर दिया, उसके बाद 30 दिनों में दोनों सदनों से अनुमोदन चाहिए। इसको राजकीय आपातकाल का अनुमोदन कितने दिन में चाहिए? 60 दिन में। वित्तीय आपातकाल का कितने दिन में चाहिए? 60 दिन में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सत्र नहीं चल रहा हो तो +30 दिन और कर देना इनके अंदर। ठीक है, अब प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है सर? ये चीज देखो, 353 के तहत राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार शासन चलाएगा, ये चीज है। ठीक है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी, किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल के केस में। तो 353 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जब लग रहा है तो राज्य के कानून, राज्य जो भी कानून बनाएगा उस पर कौन डायरेक्ट करेगा? उनको कौन रेगुलेट कर सकता है? केंद्र। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति आ जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तब संसद राज्य सूची के विषय हुए या संवर्ती सूची के हुए या केंद्र सूची के हुए, तीनों पर कानून बना सकती है। ठीक है, इस समय राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर क्या जारी कर सकता है? साथ में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। सीधे राष्ट्रपति ने कोई बात बोल दी तो वो राज्य में लागू हो जाएगी। ठीक है, 354 में क्या है? वित्त पर प्रभाव, मतलब केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व वितरण में उस समय के लिए संशोधन किया जा सकता है।
कि राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भाई केंद्र में अभी ज्यादा खर्चे की जरूरत है क्योंकि आर्मी वगैरह इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, युद्ध का माहौल है या फिर कुछ राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, इसलिए देश में अलग जरूरत है। तो उस समय राज्य के खर्चे में कटौती की जा सकती है। तो इस समय जो केंद्र और राज्य के बीच जो पैसे का बंटवारा है, जो हमारा 55-45 होता है, उसके अंदर भी बंटवारा किया जा सकता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। 83 में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही। और विधानसभा का भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप सोचो, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, ऐसे समय पर हम इलेक्शन करवाने थोड़ी बैठेंगे। तो उस समय पर ऑटोमेटिकली लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1-1 साल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। संसद जितनी बार चाहे विधि द्वारा उतनी बार बढ़ा सकती है अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि युद्ध अगर 3 साल खींचा तो 3 साल भी बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 19 के तहत क्या है? युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के समय ही निलंबित हो सकता है। आर्टिकल 19 हमेशा याद रखना। 19 कब निलंबित होगा? जब या तो कोई युद्ध हो गया या बाहरी आक्रमण हो गया, उस समय आपके आर्टिकल 19 जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इन सारी चीजों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं होगा, याद रखना। आर्टिकल 358 में बात कही गई है कि ये केवल बाहरी युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय ही होगा। 19 निलंबित, सशस्त्र विद्रोह अगर हुआ है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। ठीक है। 359 में बात कही गई है कि 20 और 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। 20-21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है किसको? 20-21 को। ठीक। 356 में क्या है सर? राष्ट्रपति शासन। 355 के तहत राज्य संविधान के अनुसार काम करने में असफल हुआ अगर, ठीक है, कि कोई राज्य है अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पा रहा, उसमें अगर असफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है। और 365 में राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों पर काम करने में अगर असफल हुआ तो भी हम क्या लगाएंगे? 356 के तहत राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ये मैंने आपको बता दिया। इसके प्रभाव देखो, इसमें देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक हो जाता है। एकात्मक में क्या है? पूरा कंट्रोल किसके पास? केंद्र के पास। संघात्मक में क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। लेकिन इस समय तो पूरा का पूरा भारत की सारी शक्तियां किसके पास आ गई? मेन सुप्रीम पावर केंद्र के पास। इसीलिए इस समय भारत कैसा बन जाएगा? एकात्मक। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है सर। राष्ट्रपति सीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। राज्य का शासन कौन चलाएगा सर? राज्यपाल चलाएगा ऐसे केस में। राज्य किसकी सहायता लेगा? राज्य सचिव की। तो ये चीज याद रखनी है। मंत्रिपरिषद थी, उस जगह के जो लीडर थे उनको, उसको मंत्रिपरिषद को तो भंग कर दिया, मुख्यमंत्री को हटा दिया, मुख्यमंत्री हटा, मंत्रिपरिषद अपने आप भंग। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद राज्य का शासन किसके हाथ में जाएगा? राष्ट्रपति का जो राज्य के अंदर प्रतिनिधि होता है, कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के हाथ में जाएगा। अब राज्यपाल से खुद से तो कैसे चलाएगा राज्यपाल राज्य का शासन? तो राज्यपाल किसकी हेल्प लेगा? चीफ सेक्रेटरी की, मुख्य सचिव की। ये चीज भी क्लियर रखनी। विधानसभा ऐसे समय निलंबित हो जाती है। ठीक है। राज्य के कानून कहां बनाए जाते हैं सर? संसद में। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा भी राज्य के कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या है? राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है उस राज्य में अगर आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है तो क्या वह संविधान के विपरीत तो नहीं है, आप अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे। क्योंकि ऐसे तो यो मानो कि कोई भी पार्टी है जिसकी सत्ता केंद्र में है और राज्य में नहीं है, वो तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? इसी वजह से, क्योंकि इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है। ऐसे समय पर हाईकोर्ट के कार्य अनअफेक्टेड रहेंगे। हाईकोर्ट सेम काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है। ये भी हो गया। वित्तीय आपातकाल के जो प्रभाव है उनको देखो। भारत अथवा उसके किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिति खतरा आने पर उनके वेतन में कटौती की जा सकती है 360 के तहत। ठीक है। तो किसी हिस्से में अगर कटौती मतलब पैसे की कमी आ गई तो आप कहीं भी पूरे देश में हो या किसी भी हिस्से के पर्टिकुलर कर्मचारियों के वेतन को हो, उसको काट सकते हो। ठीक है। सबके इंक्लूडिंग क्या? सीजेआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स हो, राज्यों के मुख्य न्यायाधीश हो, सबके वेतन में कटौती की जा सकती है। सचिव निधि पर भारी व्यय के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो मैंने जिन जिन का पढ़ाया था ना आपको, सीएजी का पढ़ाया था, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पढ़ाया था, उसके अलावा सांसदों का पढ़ाया था, सबके वेतन में कटौती की जा सकती है। ये बात ध्यान रखनी है। बस राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं होगी। राज्यों के वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण आ जाता है। राज्यों के जो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है, कि राज्यों का जो धन विधेयक पास हो रहा है उसको राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया जाए। और ये कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गई। उसके अलावा अब भारत के प्रधानमंत्रियों की और राष्ट्रपति, पीएम और राष्ट्रपतियों के जो नाम है, इनके बारे में अपन कुछ देख लेते हैं। ठीक है। क्या क्या है सर?
भारत के पहले प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब भारत आजाद हुआ 1947 से 1964 तक रहे। अब इनके कार्यकाल में कौन से राष्ट्रपति रहे? तो यहां से आपको राष्ट्रपतियों का भी याद हो जाएगा, किसके टेन्योर में कौन सा राष्ट्रपति था, कौन कौन सी मेजर घटना हुई उस राष्ट्रपति के समय, वो सारी चीजें भी ताकि आपके साथ के साथ चलती चले, तो मैंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से 1962 तक रहे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1962 तक रहे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। अब इनके समय क्या क्या काम हुए? 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की जीत हुई। 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध हुआ, जो अक्साई चीन है वो चीन के कब्जे में चला गया। इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम, जो आज हमारी विदेश नीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी नींव भी किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही। और 1964 में इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो ये नेहरू जी के बारे में हो गया। दूसरी चीज, दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने बाद में कौन? कार्यवाहक, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाएंगे अभी। ठीक है, नेहरू की जैसे मृत्यु हुई उस समय कौन बना कुछ दिन के लिए? गुलजारी लाल नंदा जी। इनके समय वही प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। और ये कैसे थे? केयर टेकर पीएम, मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ये चीज क्लियर। और उसके बाद ही 1964 में जब इलेक्शन हुए, उसके जस्ट बाद ये तो कार्यवाहक का काम कर गए तुरंत, और उसके बाद किसको बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री, बहुत शानदार नेता। प्रेसिडेंट इनके समय कौन थे? वही राधाकृष्णन, क्योंकि वो कब तक चलेंगे? 1962 से 67 तक थे कौन? राधाकृष्णन जी। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी 1966 में ही हो जाती है। मेजर इंसिडेंट 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, किसके समय पर? लाल बहादुर शास्त्री के समय। उस समय अमेरिका ने धमकी दी थी, तब शास्त्री जी ने कहा था कि पूरा भारत एक टाइम का व्रत रख ले, मैं भी एक टाइम का व्रत रखने के लिए तैयार हूं, हम अमेरिका से भले गेहूं नहीं लेंगे लेकिन अब पाकिस्तान को मैं नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद ताशकंद में जब समझौते के लिए गए और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें कहा जाता है इसमें डीप स्टेट्स का हाथ था, कि अमेरिका की सीआईए का हाथ भी इसके अंदर हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। 1966 में ताशकंद समझौता, ठीक है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत, श्वेत क्रांति जो है उसकी शुरुआत भी किसके समय हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री के समय। 1966 में ताशकंद समझौते में इनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। ठीक है, चौथे बार दोबारा गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा उनकी मृत्यु होते पर, किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, 1966 में दूसरी बार केयरटेकर बने। उसके बाद 1966 से 77 तक कौन बनेंगी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी। प्रेसिडेंट इनके समय कौन रहे? राधा कृष्णन जी 1962 से 1967 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक, बीवी गिरी 1969 से 1974 तक, और फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक। ठीक है, मेजर इंसिडेंट 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। यह चीज आप लोगों को पता है। बांग्लादेश का उस समय जन्म हुआ। इंदिरा गांधी का सबसे ज्यादा शानदार और सराहनीय कार्य अगर मैं मानता हूं ना, कोई डेयरिंग कार्य, तो वो यही था कि बांग्लादेश का इन्होंने विभाजन करवा दिया। 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, हालांकि असफल रहा। 1975 से 77 तक भारत में आपातकाल लगाया गया, और इसी आपातकाल के कारण 1977 में जब इलेक्शन हुए तो ये इंदिरा गांधी उस समय इलेक्शन हार गई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई इंदिरा गांधी के बारे में। अभी तो इतना। फिर उसके बाद 1980 तक ये दो प्रधानमंत्री आते हैं। पहले आएंगे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाएंगे। ठीक है, किसके नेतृत्व में? जनता पार्टी के नेतृत्व में। पहली चीज, राष्ट्रपति उस समय कौन बनेंगे? इनके समय कौन रहे थे? 1974-77 तक, जब 77 में ये बने उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। बाद में साथ में कौन आ जाएंगे इनके लिए राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से 82 तक चलेंगे। आंतरिक झगड़ों के कारण इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद गठबंधन सेम रहा। प्रधानमंत्री कौन बने? चरण सिंह। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को बनाया गया। कांग्रेस आई ने सपोर्ट किया किसको? कांग्रेस आई कौन है? कांग्रेस जो इंदिरा गांधी वाली थी। कांग्रेस का भी आगे जाके ना विभाजन हो जाता है अलग अलग में। आज जो कांग्रेस देखते हो वही प्योर कांग्रेस नहीं है, ये चीज याद रखना। तो कांग्रेस आई के सपोर्ट से बने, और इंदिरा गांधी ने समर्थन जैसे इनसे बाद में वापस ले लिया चरण सिंह से। पहले इसकी सरकार बनाने के लिए चरण सिंह को सपोर्ट कर दिया। चरण सिंह इनके यहाँ से कुछ सांसदों को लेके आ गए और इंदिरा गांधी के साथ मिलकर सरकार बना ली, खुद प्रधानमंत्री बन गए। बाद में इंदिरा गांधी ने जैसे समय देखा अपने अनुकूल अपना समर्थन वापस ले लिया, इनकी सरकार गिर गई, और अब 1980 में वापस इलेक्शन होंगे। 1980 में इलेक्शन हुए, अब कौन जीती वापस? इंदिरा गांधी। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह। 1977 से 82 तक कौन रहे? नीलम संजीव रेड्डी। 1982 से 1987 तक कौन रहे? ज्ञानी जेल सिंह। क्या रहे? राष्ट्रपति। ये चीज भी याद रखनी। इनके समय पर प्रमुख घटनाएं कौन सी हुई थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, पहली चीज। ठीक सर। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन हुआ,
किसके समय पर? इंदिरा गांधी के समय पर। और उसी के बाद 1984 में आपको याद हो तो इंदिरा गांधी की मृत्यु इनके दो जो सिख बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा करवा दी गई थी। तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हुई इंदिरा गांधी के बारे में। ठीक है। पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन हुआ था और इस चक्कर में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, और वहां पर धड़ाधड़ गोलियां चलवा के उनको मारा खालिस्तानियों को उस समय पर। और इसी कारण कुछ सिख कम्युनिटी इनसे नाराज हो गई थी, और उनमें से ही कुछ लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की बाद में हत्या कर दी, जो इंदिरा गांधी के खुद के बॉडीगार्ड थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उसका तो पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, तो उस समय पे कौन आए सत्ता में? राजीव गांधी। 1984 से 89 तक रहे। राष्ट्रपति कौन थे इनके समय? ज्ञानी जेल सिंह। 1982 से 87 तक रहे। उसके बाद 1987 से 1992 कौन रहेंगे? आर वेंकट रमन राष्ट्रपति। सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे कौन? 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी। मेजर घटनाएं, कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति लाए थे राजीव गांधी। श्रीलंका में शांति सेना भेजी इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद 1989 में ये चुनाव हार गए। ठीक है, और उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। एक एलटीटीई नाम के संगठन था, लिट्टे, उसके ही कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इंदिरा किसकी? राजीव गांधी की। एक नलिनी कुछ ऐसे नाम था, एक महिला जो बम लेके एक माला के अंदर राजीव गांधी को पहना के आई, और जैसे ही वो बम को वहां पे जैसे ही वो माला पहनाई साथ में एक्टिवेट कर दिया तो खुद भी मर गई और साथ में राजीव गांधी भी शहीद हो गए। ठीक है, राजीव गांधी क्लियर। 1989 के अंदर बीपी सिंह बने क्या? हमारे अगले प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मोर्चा के नेतृत्व में इन्होंने भी गठबंधन सरकार बनाई। ठीक है, इनके समय राष्ट्रपति कौन थे? वही आर वेंकट रमन। 1987 से 92 तक चलेंगे तो ये तो 90 तक ही है। ठीक है, मेजर घटनाएं, इनके समय पर मंडल कमीशन का गठन हुआ, ओबीसी के आरक्षण वाली बात सारी क्लियर हुई। ठीक है, विरोध और अशांति में भी इनकी भी सरकार बाद में गिर गई। ठीक है, 11वें प्रधानमंत्री बाद में कौन बने? चंद्रशेखर आजाद। 1990 से 91 तक जनता दल और समाजवादी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। ठीक है, जनता दल कौन सा वाला? समाजवादी जनता दल के नेतृत्व में। ठीक है, मेजर घटना, गंभीर आर्थिक संकट आया था किनके समय पर? चंद्रशेखर के समय पर, और कांग्रेस आई का भारी समर्थन था, और साथ में कांग्रेस आई ने फिर जैसे ही सपोर्ट गिराया, अपना सपोर्ट हटाया, इनकी सरकार भी गिर गई। कांग्रेस तभी सपोर्ट करती जब वो खुद कमजोर हो, और जैसे कांग्रेस को लगता है कि अब मामला सेट है, उससे समर्थन वापिस लिया और फिर खुद का इलेक्शन लड़के खुद जीतो, वो वाला नहीं सीन है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव बने 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उस समय कौन थे? आर वेंकट रमन। 1987 से 92 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 93 तक। मेजर घटना है 1991 में शानदार, आपको याद हो एलपीजी रिफॉर्म किसके समय पर किए गए थे? पीवी नरसिम्हा राव के समय पर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो काम था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। ये चीज आपको याद रखनी है। और वित्त मंत्री कौन थे उस समय पे? मनमोहन सिंह। ठीक है, राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा शर्मा। तो 1991 के समय तो कौन थे? आर वेंकट रमन। अगर आपसे पूछ लेंगे एलपीजी रिफॉर्म के समय राष्ट्रपति कौन थे, वो भी याद रखना। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस भी किसके समय पे हुआ था? नरसिम्हा राव जी के समय। और 1996 के चुनावों में इनकी हार हो गई। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गया। ठीक है, इनके समय पे ये कांग्रेस को बहुमत मिला था, ये 1991 में, तो इसलिए इनकी 5 साल सरकार चल गई उस समय। ठीक है, और ये कांग्रेस से ही थे। ठीक है, उसके बाद 1996 में सत्ता में आए अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन के अंदर इनकी मात्र सरकार गिर गई थी उस समय पे। ठीक है, और 13 दिन में सरकार गिरी, और बीजेपी की साइड से पहले प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ये चीज भी क्लियर हो गई। एच डी देवेगौड़ा, ये 1996 से 1997 तक प्रधानमंत्री रहे थे। उनके समय राष्ट्रपति कौन रहे? शंकर दयाल शर्मा। यूनाइटेड फ्रंट सरकार के नेतृत्व में इन्होंने गठबंधन बनाया था। किसने? राष्ट्र प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने। ठीक है, 97 से 98 तक प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? इंद्र कुमार गुजराल। इनके समय राष्ट्रपति के आर नारायण। 1997 से 2000 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। इनकी कहानी क्या है? गुजराल डॉक्ट्रिन। आज जो हमारे पड़ोसी देशों से संबंध रखने की जो नीति है उसके लिए किसने सजेस्ट की थी? गुजराल डॉक्ट्रिन। कब आया था, किसके समय पर? इंद्र कुमार गुजराल के समय पर। ये भी क्लियर। 1998 में वापस शानदार तरीके से अब की बार बीजेपी आ गई। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। राष्ट्रपति उस समय था के आर नारायण, डॉक्टर के आर नारायण, और उस समय प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। ठीक है, 2004 तक अटल बिहारी जी के साथ, 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह पीएम बनेंगे उनके साथ थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। भाजपा नेतृत्व में गठबंधन बना कौन सा? एनडीए।
ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी। मेजर घटनाएं 1998 में इनके समय पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ जो कि सफल हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, भारत की जीत हुई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लेके आए, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उसका निर्माण किया गया। 2004 में चुनाव फिर भी हार गए। आप सोचो इतना बढ़िया काम करने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी उस समय फिर से इलेक्शंस हार गए थे। इसीलिए राजनेताओं को कई बार अच्छा काम करने के बाद भी, जैसे कहा जाता है ना राजस्थान की सियासत में, कि गहलोत काम तो अच्छा करता है लेकिन अपनी सरकार नहीं बचा पाता। ये बात इंदिरा गांधी बोला करती थी उनके लिए। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे लोगों को तो कुछ अलग ही चीज चाहिए राजनीति में। फिर कांग्रेस की सरकार गिरने के पीछे सबसे बड़ा मेजर रीजन रहा, वो रहा पेपर लीक। आप इतने संवेदनशील मुद्दों को इतने असंवेदनशील तरीके से नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको जिम्मेदारी दिखानी थी। इसमें कांग्रेस असफल हुई और यही कारण रहा कि इस बार वो सत्ता में नहीं आए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये पहली गठबंधन सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इसके पहले जितनी भी गठबंधन की सरकार चली ना सर, वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कौन थी याद रखना, 1998 में कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी वाली। ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद 17वां देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। हाँ। राष्ट्रपति कौन थे इनके समय 2002 में से 2007 तक जो रहे? एपीजे अब्दुल कलाम जी। प्रतिभा पाटिल भी रही 2007 से 2012, और 2012 से 2017 रहे प्रणब मुखर्जी। तो 3 राष्ट्रपति थे इनके कार्यकाल में। मेजर घटना क्या हुई? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई कब? 2008 में। तेज आर्थिक विकास भी हुआ, बड़े बड़े घोटाले भी सामने आए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। ठीक है। कौन सा गठबंधन से बने? यूपीए। ठीक है। तो यूपीए की पहली बार सरकार बनी यूपीए गठबंधन के रूप में तो 2004 में। एनडीए की पहली बार बनी कब? 1998 में। 98-99 की बात थी, तो 1999 से 2004 तक चले गए। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अभी कौन है? नरेंद्र मोदी 2014 से वर्तमान। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है इनके समय पर? प्रणब मुखर्जी रहे थे, वही 2012 से 2017। तो 2014 में इधर मोदी जी आ गए थे, तो यहां से इनके साथ भी काम किया। फिर रामनाथ कोविंद जी बने 2017 से 2022। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी बनी 2022 से अब तक। इनकी इस समय की मेजर घटनाएं देख लो, बहुत सारी है यार। 2016 में नोटबंदी कर दी, 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया, 2023 में G20 समिट भारत में आयोजित किया। ठीक है, ये सारी चीजें भी क्लियर रखना। उसके बाद 1977 से 1980 के बीच में गठबंधन सरकार की राजनीति शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी पहली बार जनता पार्टी की। ठीक है, गठबंधन सरकार शुरू हुई जनता पार्टी के नेतृत्व में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? याद करो, मोरारजी देसाई। ठीक है, 1977 में। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। 1996 से 97 में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी। 1998-99 से लेके 2004 तक कौन बना? एनडीए की सरकार, जिसमें कौन प्रधानमंत्री बने थे? अटल जी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2004 से 2014 तक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए की सरकार बनी, जिसको बोला गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हिंदी में बात करें तो। और 2014 से वर्तमान तक अभी कौन सी है? एनडीए की सरकार। तो ये गठबंधन का दौर हो गया आपका क्लियर। राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ अन्य तथ्य जानना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर नाम तो और कार्यकाल तो आपके एक साथ आ गए, वो उसमें मैंने पूरा बता दिया। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी अजीब से पूछता है वो, 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे, या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहली चीज। प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी जी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो रहे हैं, साथ में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कार्यकाल के दौरान किनका निधन हुआ? फखरुद्दीन अली अहमद का। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह जी। ठीक है। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति कौन बनी अभी वर्तमान में जो हमारी है? द्रौपदी मुर्मू। आज तक 2 महिलाएं रही है, एक तो प्रतिभा पाटिल जी, एक द्रौपदी मुर्मू जी, ये जो हमारे राष्ट्रपति के पद पर आसीन रही। ठीक है। उप प्रधानमंत्री अब तक भारत में 8 रहे। संविधान में ये कहीं भी उल्लेख नहीं है इस पद का, उप प्रधानमंत्री का, पर ठीक है, कई बार 2 पावरफुल लोग एक साथ है, तो एक को अगर प्रधानमंत्री बना दिया गया है तो दूसरे को बनाना पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल
1947 से 50 तक रहे उप प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई 1967 से 1969 तक रहे। बापू जगजीवन राम 1979 में रहे। चौधरी चरण सिंह जी 1979 में रहे थे। वाई वी चौहान 1979 से 80 में रहे थे। चौधरी देवीलाल 1989 से 91 में और लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 में। प्रधानमंत्री राज्यसभा, अब देखो ये तो गए उप प्रधानमंत्री वाली बात, ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से निर्वाचित होके आए थे, राज्यसभा से जिन्होंने डायरेक्ट खुद इलेक्शन नहीं लड़ा कहीं सीट से, नहीं, वो राज्यसभा में इलेक्शन लड़ा, राज्यसभा के अंदर पहुंचे सदन में अपनी पार्टी के दम पे और वहां से उसी के बेसिस पे प्रधानमंत्री रहे। कौन कौन? इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये पूरी पॉलिटी आपकी कंप्लीट होती है। अब बचे हैं आपके आयोग, और इन आयोगों को राजस्थान पॉलिटी के बाद जो आयोग वाली क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा एक साथ कराऊं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी कवर होती है। देखो हमने क्या क्या देखा, संविधान सभा का गठन देख लिया, अंतरिम सरकार का गठन देख लिया, संविधान सभा की समितियां देख ली, राज्यों का पुनर्गठन देख लिया, सारे भाग, प्रस्तावना, अनुसूची 1 से 4 वाले संघ एवं राज्य क्षेत्र के हो या 5 से 11 नागरिकता के हो, फिर मूल अधिकार के सारे आर्टिकल देखे, डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व देख लिए, फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य देख लिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देख ली, केंद्र की, अभी राज्य बाकी है, ये भी ध्यान रखना है, केंद्र राज्य संबंध, संघवाद। ठीक है, ये जो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनके बारे में कुछ बता दूंगा एक्स्ट्रा। लोकतांत्रिक राजनीति और गठबंधन सरकार, ये हमने कंप्लीट देख ली। संविधान संशोधन हमने देख लिया। संविधान संशोधन के जो जो संशोधन है ना, वो मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसके अंदर मेजर को एक साथ लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो और एक साथ भी आप उनको याद करें, और जहां जहां पे इनके अंदर आर्टिकल्स के बीच में लिख रखे हैं वो तो पढ़ने हैं ही। ठीक है, आयोग की बात करते हैं तो इस आयोग के लिए एक डिफरेंट क्लास आप लोगों की ले ली जाएगी। ठीक है, तो ये भी कवर करवा दिया मैंने, केंद्र शासन संबंधी, लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकार हो गया, संविधान। तो इंडियन पॉलिटी वाला पूरा पोर्शन आपका कवर हो चुका है जो सिलेबस में। अब राजस्थान पॉलिटी के वाली पार्ट की बात है, जो राजस्थान की कार्यपालिका की बात है, वही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और सारा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके बारे में जो चीज है वो अगली क्लास में आप लोगों को अच्छे से करवा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने पॉलिटी के पार्ट 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर तो हुई? ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो अगले लेक्चर में देखते हैं। राजस्थान की पॉलिटी को जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रिंटेड मटेरियल भी प्रोवाइड करवा पाऊं। ठीक है, मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा उस चीज में बहुत एफर्ट्स और टाइम लगता है, लेकिन ओके, आई विल डू सो। तो करेंगे इसको। ठीक है, जय हिंद।